चलिए सेट लगा लिए हैं एसएससी सीजीएल का। सेट आपको दिखा देते हैं। सेट है दिल्ली का एक प्रकाशन है, अग्रवाल प्रकाशन, एग्ज़ाम काट करके आता है। इसमें 10 वो सेट है, बढ़िया सेट है, कुछ गलती भी है। सेट नंबर 4 के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एनालिसिस इसमें दिया है थोड़ा सा दूर, ठीक है, पलटना पड़ेगा थोड़ा सा कुछ देखने के लिए। तो अग्रवाल पब्लिकेशन बीएससी सीजीएल 4 सेट नंबर 4। क्वेश्चन कहता है कि सती प्रथा का पहला अभिलेख का उदाहरण कहाँ मिलता है। तो सती प्रथा का पहला अभिलेख उदाहरण कहाँ मिलता है, तो गुप्त काल में मिलता है। कहाँ मिलता है, गुप्त काल में मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था, तब मुसूरी में था। कहाँ था, मुसूरी में था। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र मुसूरी था। चेर राजवंश के क्षेत्र में, चेर कहाँ था, केरल में। चेर राजवंश के क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जैसे मसूरी, तोंडी, बांदर प्रमुख थे। रोमन व्यापारियों ने मुसूरी में अगस्टस के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका मंदिर का निर्माण करवाया था, अगस्टस का मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो क्या हो गया, तो संगम काल में रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो चेर राजवंश का, संगम काल में पूरे में चेर राजवंश का मुसूरी। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन कहता है कि अलबरूनी जो मोहम्मद गजनी में 1017 के एडी में आया था। अलबरूनी की भाषा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक किताबुल उल हिंद या फिर तहकीक हिंद कितने अध्याय में विभाजित है। तो कितने अध्याय में विभाजित है, तो 80 अध्याय में विभाजित है। कितना अध्याय में विभाजित है, 80 अध्याय में विभाजित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अन्नमाचार्य भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है। अन्नमाचार्य किस भगवान की स्तुति में संकीर्तन की रचना किए थे। तो किस भगवान की रचना में संकीर्तन की रचना किए थे, तो भगवान वेंकटेश्वर। एक बार पढ़ लेंगे, अन्नमाचार्य किस भगवान की स्तुति में संकीर्तन की रचना किए थे। अन्नमाचार्य ने भगवान वेंकटेश की स्तुति में संकीर्तन की रचना की थी। वे तेलुगु कवि और संत थे अन्नमाचार्य, और कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। उन्होंने तेलुगु भाषा की पद कविता का जनक माना जाता है। उनके अधिकांश पद आध्यात्मिकता से भरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उड़ीसा का वो राजवंश है गजपति राजवंश के संस्थापक कौन था, जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। तो गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था, गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, कपिलेंद्र देव। कौन हो जाएगा, कपिलेंद्र देव 15वीं शताब्दी में सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक था। कौन वंश का संस्थापक था, गजपति वंश का संस्थापक था। उन्होंने गजपति साम्राज्य की पूर्वी और दक्षिणी भारत में कुछ हिस्सों पर शासन किया, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश शामिल था। तो कपिलेंद्र देव गजपति शासन, सूर्यवंशी गजपति वंश का संस्थापक कौन था, कपिलेंद्र देव। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई थी। 1830 में, तो पहली जनगणना तो हम लोग जानते हैं 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो द्वारा, फिर लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में नियमित जनगणना करा गया। लेकिन बोल रहा 1830 में उससे भी हेनरी वाल्टर ने करवाया था। 1830 में हेनरी वाल्टर में 1830 में ढाका शहर की पहली पूर्ण जनगणना की गई थी। ढाका शहर की पहली पूर्ण जनगणना की गई थी। पहले पूरा देश की जनगणना नहीं हुआ था, पहला पूरा शहर की जनगणना हुआ था। पूरा शहर की जनगणना कहाँ हुआ था, ढाका शहर की जनगणना हुआ था 1830 में। कब हुआ था, 1830 में। 1830 में हुआ, फिर 1872 में हुआ पहली जनगणना, फिर नियमित जनगणना 1881 से शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद कहेंगे कि यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते हैं, जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। किसने कहा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। किसने बोले थे, जवाहरलाल नेहरू ने। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। तो कुंवर सिंह,
भगत सिंह, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे। तो भगत सिंह हम लोग जानवे करेंगे 1827 में बना HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और 28 में 1928 में इसका मैटर अंजाम हुआ, मानी कि एक्शन हो गया, लाहौर बम एक्शन हो गया केंद्रीय असेंबली पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे, क्वेश्चन का आंसर आगे कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरम के दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश का पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? तो उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या हो जाएगा? तो किंग्सफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किंग्सफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, किंग्सफोर्ड हो जाएगा। लॉर्ड इरविन ऑप्शन में दिया, लॉर्ड इरविन, रॉबर्ट लीटन और किंग्सफोर्ड और सार्डस की हत्या तो मुंबई में था। उसके हत्या कौन किए थे? सार्डस की हत्या लाला लाजपत राय। ऐसे हम अगर निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? कथक नृत्य शैली के लिए विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त किए थे? अमाला अकिनेनी, केलुचरण महापात्रा, शोभना नारायण और उदय शंकर। इनमें से कौन है जो कथक नृत्य के लिए पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो इनमें से कौन हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, शोभना नारायण। शोभना नारायण एक प्रमुख कथक नृत्यांगना है और कथक में योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, हालांकि अपनी अभिनव कोरियोग्राफी और संस्कृत साधना के रूप में कथक को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के लिए अधिक जाने जाते हैं। पंडित बिरजू महाराज कहाँ से हो जाएंगे? कथक से हो जाएंगे। देखिए, अमाला अकिनेनी कहाँ से हो जाएंगे? उड़ीसी नृत्य से हो जाएंगे। केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से हो जाएंगे और शोभना नारायण कहाँ से हो जाएंगे? कथक से हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस चित्रकला उड़ीसा चित्रकला की पारंपरिक चित्रकला है? कौन सी चित्रकला है जो उड़ीसा से संबंधित है? तो पट चित्रकला कहाँ के है? पारंपरिक और लोकप्रिय चित्रकला जिसके अंतर्गत हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को दर्शाया जाता है। ये पट चित्रकला में पट से आशय कपड़े से, पट बने आशय कपड़ा की चित्रकला कहाँ होता है? उड़ीसा में। कपड़ा की चित्रकला उड़ीसा में, इसी बोलते हैं पट चित्रकला कहाँ? उड़ीसा में। गुडेचा बंधु किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित है? गुडेचा बंधु, ठीक है, उससे झावेरी सिस्टर कहाँ से हो गया? मणिपुर से। ठीक है, उसी प्रकार से हो गया गुडेचा बंधु किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित हैं? तो कहाँ से हो जाएंगे? डगरी घराना से हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे? डगरी घराना से हो जाएंगे। ठीक है, डगरी घराना से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुला सीमा है? तो खुला सीमा कहाँ से हो जाएगा? नेपाल के साथ में खुला सीमा है। अगला क्वेश्चन है तो भूगर्भिक रूप से भारत का इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन सबसे स्थिर भूमि ब्लॉकों में से एक माना जाता है? हिमालय स्थिर भूमि में है, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान कि भारतीय रेगिस्तान। इनमें से कौन है जो स्थिर भूमि ब्लॉक में माना जाता है? तो 15 को क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार, भारत का जब प्रायद्वीपीय पठार है जो स्थिर भूमि के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगी? चिनाब नदी। जो कौन सा नदी हो जाएगा? चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम जम्मू कश्मीर, चिनाब हिमाचल प्रदेश, ब्यास हिमाचल प्रदेश, रावी हिमाचल प्रदेश, सारे हिमाचल प्रदेश से निकलता है। झेलम जम्मू कश्मीर से निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल मिट्टी के रंग लाल होने के कारण क्या हो जाएंगे? मिट्टी में जल जमा रहना, अत्यधिक वर्षा होना, उच्च ताप और अधिक वर्षा होना कि क्रिस्टलीय और मेटाफॉर्मिक चट्टानों में लोहा को उपस्थिति होना। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो लोहा को उपस्थिति होना, मेटाफॉर्मिक चट्टानों में लोहा को उपस्थित होना लाल कारण बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार की शैलों में भिन्न भिन्न मोटाई वाले परतें पाई जाती है? किस प्रकार के शैल में? अवसादी शैल में, कयांत्रित शैल में, अग्नेय चट्टान में कि ज्वालामुखी शैल में? क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर अवसादी शैल में। अग्नेय चट्टान के बाद जमने वाले परत को अवसादी शैल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं? शंकुधारी वनों में कौन सा वृक्ष पाया जाएगा? कीकर, सागवान, चीड़, सुंदरी वन अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल सुंदरवन में पाया जाता है। चीड़ वाला, देवदार वाला, ये सब कहाँ पाया जाएगा? चीड़ ये मरुस्थलीय क्षेत्र में, सागवान
आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और कीकर कहाँ पाया जाएगा? कीकर पाया जाएगा शंकुधारी वन यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाएगा कीकर। कहा जाता है कि इसका वनस्पति नाम अकासिया नीलोतिका है। इसका कीकर अकासिया नीलोतिका इसका नाम है और यह कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है कीकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत है? तो 4.8% मीठा जल है। 4.8% मीठा जल है। और कुल पृथ्वी का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। लिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? तो जो भी जोवियन ग्रह हो जाएंगे उसमें वलय पाया जाएगा अधिकतर में, लेकिन जो पार्थिवियन ग्रह हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह के जो इधर वाला जो ग्रह है, नज़दीक वाला ग्रह है, उसमें वलय नहीं पाए जाएंगे। तो किसमें नहीं पाया जाएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसमें वलय नहीं पाया जाएगा। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अणुबरों में वलय पाए जाएंगे, माने रिंग। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है 315 से लेकर 323 तक ला। कितना हो जाएगा? 315 से लेकर 323 तक ला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में आपातकाल की उद्घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करता है कि प्रसिद्ध केशवानंद भारती जो मामला हुआ था 1973, कब हुआ था? 1973। लिखित में से किस मामले से संबंधित था? तो प्रस्तावना को संविधान का अंग मानना है कि नहीं मानना, इसलिए था। ठीक है, तो प्रस्तावना के उत्तरदायित्व के बारे में इसका मामला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 25 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो गणतंत्रात्मक विशेषता कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई। कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य, 8 का सजेशन दिया गया था, 10 को जोड़ा गया था। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, अभिभावक को दिया गया। कुल 11 मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हो जाएगा कि मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वित्तीय लेनदेन की जांच और रिपोर्ट तैयार करना। क्या हो जाएगा? वित्तीय लेनदेन की जांच और रिपोर्ट तैयार करना हो जाएगा। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए न्यूनतम कितना सदस्यों की गणपूर्ति या न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां भाग, सदन के सदस्यों का कुल 1/10वां भाग हो जाएगा। ठीक है, 1/10वां भाग हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विधानसभा के सदस्यों के लिए योग्यता नहीं है? 25 वर्ष की आयु होना चाहिए विधानसभा के लिए, तो हाँ होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर ना हो, हाँ सही बात है, लाभ के पद पर ना हो। राजनीति का ज्ञान हो, ऐसा कोई योग्यता नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की उम्र हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल दिवालिया ना हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू हुआ था? कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि गरीबी हटाओ कब आया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 4थी पंचवर्षीय योजना में कुछ क्या हुआ था? तो सूखा, युद्ध वगैरह होने के बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, सबसे ज़्यादा गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया। उसके बाद में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? प्रकृति संरक्षण दिवस 30 मई को मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है प्रकृति संरक्षण दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष में भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किए थे? तो पहले उपराष्ट्रपति, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो राज्यसभा को पद अध्यक्ष हो जाएंगे उपराष्ट्रपति, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे पहली बार में। लोकसभा भी 13 मई 1952 को पहला बैठक हुआ था, राज्यसभा भी 13 मई 1952 का पहला बैठक हुआ था।
13 मई 1952। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 13 मई 1952 में ही रूप में उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किए थे। 13 मई 1952। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कवि संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी में संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी में के आसपास हुआ। कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। संत कबीर दास का जन्म 15वीं शताब्दी में भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महत्तम कवि थे। उनका जन्म, उनकी प्रमुख रचना कबीर साखी, बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली और कबीर सागर, सब में कबीर लगा हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ था? काशी बनारस में उनका जन्म हुआ था कबीर का। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को। जैव विविधता कब मनाया गया? 22 मई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 31 को। प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, गलती हो गया था। 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस, 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को, और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिको के बैले फोक्लोरिको के लिए, मैक्सिको को बैले फोक्लोरिको के लिए कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? कोरियोग्राफी के लिए किसने स्वर्ण पदक? आराम से कि मैक्सिको में कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक किसको मिला है? तो मृणालिनी साराभाई को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? मृणालिनी साराभाई ने प्राप्त किया है। मृणालिनी साराभाई भारत के शास्त्रीय नृत्यांगना है जो नृत्य कई विधाओं में प्रज्ञ थे। इसमें कथकली, भरतनाट्यम और उड़ीसी प्रमुख हैं। कथकली और भरतनाट्यम, मृणालिनी साराभाई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कहेगा कि उस शास्त्रीय नृत्यांगना का नाम बताइए जो 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। तो प्राणी मित्र पुरस्कार रुक्मणी अरुंडेल को मिला है 1968 में। प्राणी मित्र पुरस्कार रुक्मणी अरुंडेल को। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरी बिहार को प्राचीन नाम, बिहार में कितना प्राचीन नाम के बारे में बहुत कर रहा है। तो बगध, अंग, बज्जी, तो उसमें कौन हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ बज्जी, वत्स, अवंती, सुरसेन। सुरसेन की राजधानी मथुरा, गलत हो जाएगा। वत्स के कौशाम्बी यूपी, गलत हो जाएगा। अवंती के कहाँ हो जाएगा? उज्जैनी, गलत हो जाएगा। बज्जी के कहाँ हो जाएगा? बज्जी कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। अंग के चंपा और बज्जी के वैशाली और मगध के राजगीर। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो पहला बौद्ध परिषद 483, 383, 251 और 172। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, उसके बाद जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था और चौथा कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 39 नंबर का हो जाएगा। 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था। स्वामी सहजानंद ने इसका प्रथम अध्यक्ष थे। 1926 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था सोनपुर में। कहाँ हुआ था? सोनपुर में 1926 में। 1936 में कहाँ हुआ था? 1936 में लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अगला इसी तरह से 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। 1926 से लेकर 1930 के बीच में एगो ईस्वी सन दे दिया, उसमें बोल रहा है कि 1930 में बिहार किसान आंदोलन के नेतृत्व में कौन नेता थे? तो नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करें? वित्त आयोग के कथनों पर विचार करें। ठीक है, कहता है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो हाँ, सही बात है, संवैधानिक निकाय है। अगला ऑप्शन कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के स्थापित किया गया। एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कहता है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रकृति में केवल सलाहकार है। वित्त आयोग में केवल सलाहकार सिफारिश नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन कहता है कि पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। ये भी सही है, चौथा नंबर। ठीक है, कहता है कि वित्त आयोग 280 में, अर्थात यह एक संवैधानिक निकाय है। सही बात है। अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। ठीक है,
भारत में पहला वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 से 56 में गठित किया गया था। ठीक है, अभी केमा वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया उसका अध्यक्ष है। ठीक है ना। तो 1950 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? वित्त आयोग गठन कब हुआ था? 1950 में। वित्त आयोग गठन कब हुआ था? 1950 में। और इसका पहला कार्यकाल कब हुआ था? 1951 से 56। 1951 से 56। लोकसभा का कार्यकाल 52 में शुरुआत हुआ। राज्यसभा का कार्यकाल 1952 में शुरुआत हुआ। 13 मई 1952। वित्त आयोग का स्थापना 1950 में और वित्त आयोग के कार्यकाल 1951 से 56 में पहला वित्त आयोग का कार्यकाल शुरू हुआ। अभी 15वां वित्त आयोग है। अरविंद पनगड़े उसका अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापित करने से संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग कितना हो जाएगा? 324 में हो जाएगा। ठीक है। मतदान का अधिकार कितना हो जाएगा? 326 में हो जाएगा। मतदान का अधिकार कितना हो जाएगा? 326 में। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता है? तो चुनाव आयोग दे देगा। चुनाव आयोग का आर्टिकल कितना हो जाएगा? 324। संवैधानिक प्रावधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है और इसका आर्टिकल कितना है और इसको कितना भाग में है? तो संवैधानिक संशोधन भाग 20 में है और इसका आर्टिकल हो जाएगा 368। और संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों के लिए क्या गठित करता है? वित्त समिति, सलाहकार समिति और वित्त आयोग। पंचायत में वित्त की स्थिति को जांच करने के लिए वित्त समिति, सलाहकार समिति, वित्त आयोग क्या गठित करती है? तो 44 से क्या हो जाएगा? वित्त आयोग गठन करती है। किसका गठन करती है? वित्त आयोग का गठन करती है। पंचायती वित्त आयोग का आर्टिकल कितना होता है? 243 के अनुसार पंचायतों की वित्त स्थिति की समीक्षा की जाती है। इसका आर्टिकल कितना होता है? 243 के ए से लेकर के ओ तक होता है पंचायत का वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद 5 वर्ष की समाप्ति पर पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं वो वित्त आयोग गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विधि आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है जो बताइएगा? विधि आयोग का अध्यक्ष संदीप माहेश्वरी कौन है? संदीप माहेश्वरी हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? सी तलवाड़ हो जाएंगे। MC तलवाड़ हो जाएंगे। MC तलवाड़ हो जाएंगे। सी तलवाड़ इसको शॉर्ट बोलते हैं। इसका लेकिन लिखा हुआ है सेतलवाद। सी तलवाड़ माने कि याद करने में ठीक रहता है तो MC तलवाड़ हो जाएगा। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष अभी संदीप माहेश्वरी हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसा कार दी जा रही है जिसमें सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू बोले हैं। किसके बारे में बोले हैं? तो बोले हैं 1935 के अधिनियम में। 1935 में बिहार राज्यों को, स्टेट को प्रांतीय स्वायत्ता दे दिया गया था। केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। ठीक है, 1935 में मैक्सिमम भाग, संविधान का मैक्सिमम भाग 1935 से लिया गया है। और कहता है निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन करें। ऑप्शन में है नैज मूल्य जारी करने वाला प्राधिकारी की गारंटी, कागजी मुद्रा और वैध मुद्रा। ऑप्शन में 47 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। कागजी मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी मुद्रा से संबंधित है। कागजी मुद्रा से संबंधित है। वैध मुद्रा से संबंधित है। नैज मूल्य क्या हो गया? नैज मूल्य के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं किधर हो गया। 47 इसका एनालिसिस नहीं दिया। नैज मूल्य उसके बारे में पढ़ना होगा, नोट्स कर लेगा। नैज मूल्य क्या होता है हमको भी देखना होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह धन है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय किसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग कर दिए, उसके बाद अपना बचत कर लिए। ठीक है, उसके बाद आयकर के लेखांकन के बाद, आयकर माने इनकम टैक्स के लेखांकन के बाद, मूल्यांकन के बाद जो खर्च के लिए उपलब्ध होता है उसे
क्या कहते हैं, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहते हैं। पर्सनल व्यक्ति के लिए आय हो गया व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। घर में रख दिए, खर्च कर दिए, इनकम टैक्स दे दिए, उसके बाद क्या होगा, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहता है कि 49 निम्नलिखित में से कौन सा अवयव व्यापार एवं निवेश नीति सुधारों से संबंधित है। निवेश नीति सुधार यानी कि आर्थिक सुधार कितना 1991 की बात कर रहा है, 90 के दशक 1991 की बात कर रहा है। आर्थिक सुधार कर रहा है कि इनमें से कौन है, तो आयात के लिए लाइसेंसिंग को हटाना, आयात के लिए लाइसेंसिंग को हटाना, हाँ ठीक है, आयात के लिए लाइसेंसिंग हटाना चाहिए। आयात में निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना सही बात है, ऐसा किया जा सकता है। टैरिफ दरों में कमी किया जा सकता है, तब इसका व्यापार में वृद्धि होगा। निर्यात शुल्क में वृद्धि, निर्यात शुल्क में वृद्धि, जब हम निर्यात अगर कोई चीज़ का निर्यात कर रहे हैं उसका अगर शुल्क में वृद्धि कर देंगे तो आर्थिक सुधार कैसे होगा, फिर तो व्यापार में घाटा होगा, कमी होगा व्यापार में, इसलिए सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे कहता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत सरकार द्वारा 1997 में सहकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में फिर से शुरू किया था। सहकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। तो सहकारी समिति कब आया था, क्वेश्चन है सहकारी समिति कब आया था, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति का गठन किया गया था। सहकारी समिति का गठन किया गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 में। वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भारत सरकार द्वारा 1997 में सहकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में फिर से शुरू किया गया था। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आखिर में शुरू कब किया गया था, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया गया था जाकर के 1952 में। कब शुरू किया था, 1952 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू किया गया था। चेक कर लीजिए, 1952 में फिर से शुरू किया गया था 1997 में, लेकिन नाम बदल के इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जगह पर सहकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020 में शुरू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदारीकरण को सबसे अच्छी तरह से प्रभावित करता है। उदारीकरण क्या हो जाएगा, तो आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी विनियमनों और प्रतिबंधों को कम करने या हटाने की प्रक्रिया। उदारीकरण माने कि हम उदार हो गए, कंपनी के प्रति उदार हो गए, तो प्रतिबंधों को कम करने, सही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। उसके बाद दिया था आर्थिक गतिविधियों पर सख्त सरकारी नियम, गलत हो जाएगा। आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी विनियमनों और प्रतिबंधों में वृद्धि करने की प्रक्रिया, प्रतिबंध में वृद्धि करिएगा तो उदारीकरण कैसे हो जाएगा। आर्थिक गतिविधियों पर मौजूदा सरकारी विनियमन और प्रबंधों को बनाए रखने की प्रक्रिया, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में तो उदारीकरण कब आया था, आर्थिक सुधार रुझान करते 1991 पी.वी. नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर उसमें कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कितना से रुपया से कम के सभी ऋण को सूक्ष्म ऋण माना जाता है। कितना कम रुपया लेंगे उसमें सूक्ष्म ऋण माना जाता है, कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया से कम। भारत में 1 लाख से कम के सभी ऋण को सूक्ष्म ऋण में माना जाता है, यानी कि माइक्रो लोन के रूप में माना जाता है 1 लाख से कम। ठीक है। अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पादन के क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। उत्पादन कितना कारक हो जाता है, उत्पादन के 5 को कारक होता है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उत्पादक के कारण। तो 55 के क्या हो जाएगा, इन। ठीक है। कार्यशील पूंजी। उत्पादन के कितना कारक होते हैं, 5 कारक होते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के बारे में बात कर रहा है। यह भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। 84,000 में फैला हुआ है। कांटेदार झाड़ियाँ इसकी वनस्पति आवरण है, सही बात है। कम क्षेत्र में फैले हुए, सही बात है। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है, सही बात है।
पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, गलत बात है। पद्मा इस क्षेत्र की नहीं है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम पद्मा हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? अमेजन नदी ब्राज़ील में बहती है, दक्षिण अमेरिका में। साथ ही क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा हो जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा झील होगा कैप्सिकन सागर। 5 देशों से घिर के बना हुआ है। कैस्पियन सागर हो जाएगा। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान और इजराइल शायद, पाँच गो कंट्री से घिरा हुआ कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील हो जाएगा। सुपीरियर झील अमेरिका में, और टंगानिका तंजानिया, हुरोज झील और कनाडा, हिरोज, मिशिगन, इरी, सुपीरियर सब कनाडा में। अगला राजधानी दिया है तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ताशकंद, जहाँ से उनका लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ था 66 में। उसके बाद कहता है 66 में, हाँ सही 66 में। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशागाबाद। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा हो जाएगा? मंगोलिया की मुद्रा क्या हो जाएगा? तोगरेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोगरेग। मंगोलिया की मुद्रा क्या हो जाएगा? तोगरेग हो जाएगा, ठीक है। और मंगोलिया की मुद्रा हो जाएगा तोगरेग। और देखेंगे हम लोग कि कजाकिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो तेंगे हो जाएगा। कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे हो जाएगा और मंगोलिया की मुद्रा तेगले हो जाएगा, ठीक है। अगला साइंस के क्वेश्चन आ जाएगा कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? फेमस क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। इस सदस्य में अग्र दिशा में रॉकेट का संवेग पश्च दिशा में निष्कासन गैसों के संवेग के बराबर रहता है, ठीक है। जिसे रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है, ठीक है। संवेग संरक्षण नहीं, रेखीय संवेग संरक्षण। अंतरिक्ष में रॉकेट की गतिशील व्यक्ति, अंतरिक्ष में कोई रॉकेट है उसमें अगर कोई गतिशील व्यक्ति है उसकी कैसा ऊर्जा होगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, स्टैटिक एनर्जी हो जाएगा या फिर मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 को हो जाएगा, उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा हो जाएगा। सिर्फ अगर बोलता अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, यह ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2mv² और काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2mv² और उसका होता है mgh ऊंचाई के साथ में। अगर बोला है वायुयान का क्या हो जाता है? वायुयान का स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। लेकिन बोल रहा है कि वायुयान में गतिशील व्यक्ति की ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। रोमन पैमाना से क्या मापा जाता है? तो तापमान मापा जाता है। रोमन पैमाना 0 डिग्री रोमर से होता है, 0 डिग्री रोमर से होता है 80 डिग्री रोमर के बीच में। केल्विन में होता है -273 से -373 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में 32 से लेकर 232 तक होता है। 32 से लेकर होता है 212 तक होता है। फ़ारेनहाइट में 212 तक होता है। डिग्री सेल्सियस में 0 से 100 तक होता है। 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि अगर बोलेगा कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस केल्विन सब एक जगह बराबर का होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? -40 पर डिग्री सेल्सियस पर। आगे कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किस प्रकृति को दर्शाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव किस प्रकृति को दर्शाता है? तो कणीय प्रकृति को दर्शाता है। किसका प्रकृति दर्शाता है? कणीय प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। उसी प्रकार से बोलता है कि ध्वनि कैसे? तो तरंग प्रकृति को दर्शाता है, ध्वनि तरंग प्रकृति को। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे उसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? मैंने क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपवर्तनांक 1 किसका होता है? अपवर्तनांक 1 किसका होता है? तो किसका होता है? वायु का हो जाता है। किसका होता है? वायु का हो जाता है, ठीक है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों को विभाजन होता है, उसका क्या कहा जाता है? प्रकाश का विवर्तन हो जाएगा।
प्रकाश का विवर्तन हो जाएगा। ठीक है, विवर्तन में होता है कि टकरा के मुड़ना, विवर्तन कहलाता है। ठीक है ना, उससे पहले पढ़ते थे वर्ण विक्षेपण, वर्णपट, ईसम। ठीक है, तो प्रकाश का विवर्तन थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, प्रकाश का विवर्तन रूप हो गया। और कहता है कि 3 नियम दिया, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और गै-लुसाक का नियम में भौतिकी में इसका अध्ययन के लिए कि कौन इसका बेस है। 3 वो नियम है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गै-लुसाक का नियम के अध्ययन भौतिकी में किसके अध्ययन के लिए किया जाता है, तो गैसों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, गैसों का अध्ययन किया जाता है। बॉयल्स के नियम, चार्ल्स के नियम और गै-लुसाक के नियम में गैस के नियम के रूप में जाना जाता है। तीनों को इसके नियम के रूप में जाना जाता है, गैस के नियम में जाना जाता है। बॉयल्स के नियम आदर्श गैस का दाब आयतन के संबंध में। बॉयल्स के नियम में कुछ कहता है, अगर सेम टेम्परेचर रखे तो उसका द्रव्यमान उसका आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, जितना दबाएंगे उसका आयतन घटेगा। इसी प्रकार से हो गया बॉयल्स का नियम। तो थोड़ा देख लीजिएगा बॉयल्स के नियम, चार्ल्स के नियम और गै-लुसाक का नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत अम्ल का युग्म सही तरीके से मेल खाता है। तो टमाटर का ऑक्जेलिक एसिड पहले ही सही हो जाएगा। संतरा में एसिटिक अम्ल गलत नहीं, संतरा में सिट्रिक हो जाएगा। नेटल डंक में कैसे हो जाएगा, फॉर्मिक हो जाएगा। इमली में टार्टरिक हो जाएगा। ठीक है, अगला होता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में मोथबॉल के रूप में किया जाता है। मोथबॉल के रूप में किया जाता है, किसमें किया जाता है, मोथबॉल के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो 69 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो पैराडाई क्लोरोबेंजीन का प्रयोग किया जाता है, मोथबॉल के लिए रूप में किया जाता है। तो थोड़ा सा पढ़ेंगे मोथबॉल है क्या। तो पैराडाई क्लोरोबेंजीन का उपयोग मोथबॉल के रूप में किया जाता है। पैराडाई क्लोरोबेंजीन का अन्य उपयोग कपड़े के कीड़ों को नियंत्रण के लिए जाता है। एक फ्यूगमेंट कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है, या कूड़ेदानों और शौचालय के लिए बने डिओडोरेंट ब्लॉकों में भी किया जाता है। पैराडाई क्लोरोबेंजीन को पहली बार 1942 में अमेरिका में उपयोग के लिए रजिस्टर किया गया था और इसे कभी भी 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन कहा जाता है। कभी कभी 1,4,1,4 डाइक्लोरोबेंजीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऐसे रासायनिक नाम हो क्या जाएगा, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पैराडाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। यानी कि फिनाइल की गोली पैराडाइक्लोरोबेंजीन। तो मोथबॉल के रूप में कहा जाता है, मोथबॉल के रूप में कहा जाता है। ठोस से गैस से बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहा जाएगा। बांध यंत्र पात्र में कुछ गैस निकालकर दाब कम कर दिया जाता है। तो गैस अणुओं को माध्य मुक्त पथ क्या होगा, मुक्त पथ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मुक्त पथ क्या हो जाएगा उसका, तो मुक्त पथ हो जाएगा 71 के सी नंबर बढ़ेगा। मुक्त पथ क्या हो जाएगा गैस का, अगर गैस हम निकाल देंगे तो उसका क्षेत्र घटेगा, तो उसका गैस के स्पीड रहेगा उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गैसों का अणुओं का मुक्त पथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, किस तापमान पर, 100 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन पर, 373 केल्विन पर कि 273 केल्विन पर। तो अभी बात किए थे कि 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 72 को देखेंगे, 72 हो जाएगा वही सी नंबर, 373 केल्विन होता है। ठीक है, अगला कहता है कि जिस ताप पर वायु में जल वाष्प संघनित होता है उसे क्या कहा जाता है, संघनन, उसे कहा जाएगा उष्मांक बिंदु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उष्मांक बिंदु कहा जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि चाय में कौन सा मोनो प्रभावी दवा पाया जाता है, तो चाय में कैफीन पाया जाएगा। ठीक है, एक कोशिकीय अंग जिसके अपवाद के रूप में जल अपघटनीय एंजाइम की अधिकता होती है, किस में होता है, जल अपघटक एंजाइम की अधिकता होती है। अपघटक एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है। लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब देता है, एक कोसा अंगक जिसमें अपवाद रूप में जल अपघटीय एंजाइम का अधिकता होती है, तो लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक है ना। आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग, लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी की श्रेणी में श्रेणीबद्ध संगठन में इसका स्तर सबसे नीचा है, किसका स्तर सबसे नीचा है,
तो दिया हुआ है वर्ग, कुल, गण और वंश। इसमें सबसे नीचा कौन हो जाएगा? वंश हो जाएगा। सबसे नीचा कौन हो जाएगा? वंश हो जाएगा। ठीक है, वंश हो जाएगा। सबसे कौन हो जाएगा? सबसे नीचा हो जाएगा जाति, कौन जात के हैं, कौन वंश से हैं, कौन कुल माने फैमिली से हैं, कौन गण माने कौन गण से हैं, उसके बाद कौन वर्ग से हैं, उसके बाद कौन संघ से हैं, फाइनल से हैं, कौन जगत से हैं, माने कि कौन जगत से? जंतु जगत से हम लोग हैं। पादप जगत जंतु जगत से हैं। उसके बाद कौन संघ से हैं? कार्डेटा से हम लोग हैं। कार्डेटा के बाद कौन वर्ग से हैं? स्तनधारी वर्ग, स्तनधारी सरीसृप, स्तनधारी हो गया। फिर कौन गण से हो जाएंगे? कौन गण से हो जाएंगे? ठीक है। उसके बाद कौन फैमिली से हो जाएंगे, उसके बाद कौन वंश से हो जाएंगे, उसके बाद कौन जाति से हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कहेगा कि मुक्ता उत्पादक जंतु है। मुक्ता तो जंतु संघ पढ़ेगा तो पूरा जंतु संघ कितना प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। तो मुक्ता उत्पादक जंतु कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? मोलस्का संघ को मुक्ता उत्पादक जंतु कहा जाता है। मुक्ता उत्पादक मोलस्का संघ को उत्पादक जंतु। और पर्ल ओयस्टर एक भारतीय मुक्ता सीप है। इसे मृत खोल के बहुमूल्य मोतियों का निर्माण होता है। तो मुक्ता उत्पादक संघ किसको बोलता है? मुक्ता उत्पादक संघ किसको बोलता है? तो मोलस्का को बोलता है। उत्पादक संघ किसको बोलता है? मोलस्का को बोलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिलीवर्डी और बिलरुबिन जो वर्णक पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? तो उत्सर्जन तंत्र वाला हिस्सा बिलरुबिन पीला वर्णक होता है, जो लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती है, जबकि बिलरुबिन एक हरा वर्णक है। बिलरुबिन पीला वर्णक है और बिलीवर्डिन एक हरा वर्णक है जो बिलरुबिन का अग्रदूत होता है। तो बिलरुबिन और बिलीवर्डिन खून के टूटने से बनता है। ठीक है, खून के टूटने से बनता है। ठीक है ना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? अगर बोलेगा कि टॉयलेट पेशाब में ज़्यादा पाया जाएगा कि मल में ज़्यादा पाया जाएगा, तो मल में ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। गुणसूत्र पर अत्यंत पास पाए जाने वाले जीन क्रॉसिंग ओवर का नहीं होना प्रदर्शित करता है, क्योंकि जीन्स का पास होना लिंकेज को दर्शाता है। जीन को पास होना क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है। ठीक है। जीन के क्रॉसिंग ओवर का नहीं होना, जीन को पास होना क्रॉसिंग ओवर नहीं है, लिंकेज कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा रंध्र को बंद होने का आधुनिक वर्णन करती है? इनमें से कौन सी अवधारणा रंध्र को बंद होने का आधुनिक वर्णन करती है? रंध्र को बंद होने में आधुनिकतम वर्णन करती है। रंध्र को बंद होना क्या हो जाएगा? रंध्र को बंद होना एबीए-वाद, मुंचवाद, स्टार्च ग्लूकोजवाद या सक्रिय K+ स्थानांतरणवाद। तो 80 के हम लोग क्या मारेंगे? डी, एक सक्रिय K+ स्थानांतरणवाद अवधारणा रंध्र को बंद होने का आधुनिकतम वर्णन करती है। ये K+ दिन में रक्षक कोशिकाओं में उपस्थित रहती है। पोटेशियम रक्षक कोशिकाएं रंध्र में कुछ उपस्थित रहता है पोटेशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, जिन पर प्रकाश पड़ने पर रंध्र खुल जाते हैं पोटेशियम। रात्र में ये आयन पोटेशियम आयन रक्षक कोशिकाओं को बाहर निकल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप रक्षक कोशिकाएं सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाती है। तो क्या होता है इसका उत्तर? सक्रिय पोटेशियम प्लस का स्थानांतरण हो जाना। ठीक है। इसमें ये सेट है ये कुछ बोलता है कि अग्रवाल का गिचाम कार्ड पर मिलता है। अग्रवाल का सेट है जिसमें से 80 को BSS से CGL का, जिसमें से 80 को देता है मिला जुला के GK GS, 30 को मैथ देता है और 40 को देता है रीजनिंग। इसमें से मैथ तो ठीक ठाक सही होता है, मैथ तो एवरेज सब CGL में मैथ एवरेजिंग पूछता है, रीजनिंग थोड़ा सा ये है और GK GS थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है। तो आज मेरा सेट में लगभग वही कार्ड छाट के 105-6। ठीक है।